नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूरे सप्ताह अपने ऑफिस में काम करते हैं या अन्य दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी डिफेंस संबंधी खबरें मिस हो जाती हैं। आपको अपडेट रखने की कोशिश में सप्ताह भर की सभी बड़ी खबरों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। पहली बड़ी खबर आई है MMRCA-2 डील से। इंडियन एयरफोर्स एक साथ 114 फाइटर जेट्स का ऑर्डर देने जा रही है और मौजूदा समय की यह सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि MMRCA डील से ही जेट इंजन का समाधान निकल सके और साथ ही स्वदेशी 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि एमका के लिए भी टेक्नोलॉजी में हेल्प मिल सके। MMRCA डील के लिए अमेरिका से F-21 व FA-18 सुपर हॉर्नेट, फ्रांस से राफेल, स्वीडन से ग्राइपिन व यूरोपियन देशों के समूह से यूरोफाइटर टाइफून इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो रशिया की तरफ से MiG-35 व Su-35 इसमें शामिल हैं। अमेरिका अपने फाइटर जेट्स की असेंबली लाइन तो भारत में लगाने को तैयार है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं चाहता है। इसलिए F-21 या FA-18 सुपर हॉर्नेट का MMRCA डील में सेलेक्ट होना लगभग नामुमकिन है। राफेल टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस्ड है, मीटियोर व स्कैल्प मिसाइल भी लगी हुई है, स्पेक्ट्रा काउंटरमेजर सिस्टम भी है, लेकिन यह बहुत महंगा है। स्वीडन ग्राइपिन के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास खुद की टेक्नोलॉजी काफी कम है। रशियन फाइटर जेट्स थोड़े सस्ते मिलते हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस और स्पेयर्स बहुत ही महंगे होते हैं और उनकी समस्या बहुत ज्यादा रहती है। इस बार गवर्नमेंट जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम रख रही है, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि कौन सा फाइटर जेट चुना जाएगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का झुकाव राफेल की तरफ है। मौका उसी को मिलेगा जो इंजन टेक्नोलॉजी भी साथ लाएगा। दूसरी बड़ी खबर आई है तेजस को लेकर। मलेशिया अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न बनाना चाहता है और इसके लिए वह हल्के फाइटर जेट्स को खरीदना चाहता है। इसके लिए तेजस व पाकिस्तान के JF-17 के बीच मुख्य मुकाबला है। मलेशिया लगातार तेजस की काबिलियत, इसमें लगे एडवांस सेंसर्स, बेहतरीन अमेरिकन इंजन की तारीफ कर रहा है और लगातार ऐसे संदेश दे रहा है कि वह तेजस को ही सेलेक्ट करेगा। हालांकि अब भारत तेजस को मलेशिया को बेचेगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मलेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत के विरोध में गलत बातें की थी, उसे देखकर यह स्पष्ट होता है कि मलेशिया सिर्फ भारत को एक तरह से लालच दे रहा है ताकि भारत फिर से मलेशिया से पाम ऑयल को खरीदना शुरू कर दे। जब से भारत ने पाम ऑयल को मलेशिया से ना लेकर इंडोनेशिया से लेना शुरू किया है, तब से मलेशिया काफी हाथ पैर मार रहा है भारत को अपने पाम ऑयल के लिए मनाने के लिए। साथ ही एक डर यह भी है कि जिस तरह से पाकिस्तान और मलेशिया सहयोगी देश हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेजस अगर मलेशिया को मिल जाए तो वही तेजस की सारी डिटेल्स पाकिस्तान तक भी पहुंच जाए और पाकिस्तान के माध्यम से ही वो सारी डिटेल्स चाइना भी हासिल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय फाइटर जेट तेजस के लिए बहुत ही खराब स्थिति होगी और भारत इससे बचना चाहेगा। तीसरी बड़ी खबर है भारत की शानदार, ताकतवर व लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि 2 के बारे में। अग्नि मिसाइल के कई वेरिएंट हैं, जिसमें अग्नि 1 700 किलोमीटर की रेंज वाली है, तो अग्नि 2 2000 किलोमीटर की रेंज रखती है। वहीं अग्नि 3 3000 किलोमीटर व अग्नि 4 व 5 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। खास बात यह है कि अग्नि मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। अभी हाल ही में भारत ने अग्नि 2 का नाइट ट्रायल किया है, जिसमें इस 2 स्टेज वाली मिसाइल ने एकदम एक्यूरेसी के साथ अपने लक्ष्य को साध लिया है। अग्नि 2 एक 20 मीटर लंबी बैलिस्टिक मिसाइल है जो लॉन्च होने पर सीधे आसमान में काफी ऊंचाई तक जाती है और फिर हाइपरसोनिक स्पीड से सीधा अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिरती है। यह अग्नि 2 1000 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती है। वह पेलोड कम करके इसकी रेंज को 2000 किलोमीटर से बढ़ाकर 3000 किलोमीटर तक भी किया जा सकता है। इसमें दोनों स्टेज पर सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको लॉन्च करते समय फ्यूल भरने की देरी नहीं होती है और इसको तुरंत कहीं भी मोबाइल लोकेशन से लॉन्च किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से संबंधित है।
जर्मन गवर्नमेंट ने अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि भले ही पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में पहुंच गई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान दुनिया भर से गलत तरीकों को अपनाकर न्यूक्लियर, जैविक और यहां तक कि रासायनिक हथियारों की टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है और कई मामलों में उसे सफलता भी मिली है। पाकिस्तान ने ऐसी गतिविधियां खास तौर पर जर्मनी व कई अन्य वेस्टर्न देशों के साथ की है। पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि उसने चाइना की मदद से न्यूक्लियर हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर लिया है। यह रिपोर्ट खास तौर पर इसलिए भी चिंता पैदा करती है क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर आर्मी या कट्टर सोच वाले लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और ऐसे लोगों से यह उपेक्षा कम ही होती है कि वे लड़ाई से दूर होकर विश्व शांति की बात करेंगे। भारत की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी गतिविधियों को यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं को रिपोर्ट करे। अगली बड़ी खबर आ रही है एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर। ब्रिटेन ने ऑफर दिया है कि वह अपने सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के डिजाइन व ब्लूप्रिंट्स को इंडिया को बेचना चाहता है ताकि ऐसा ही एक विशाल आकार का एयरक्राफ्ट कैरियर भारत अपने ही किसी शिपयार्ड में बना सके। इंडियन नेवी के एडमिरल ने हाल के दिनों में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत बताई थी, जिसमें एक पाकिस्तान की तरफ अरब सागर में, एक चाइना को टक्कर देने के लिए इंडियन ओशन में व तीसरा सपोर्ट के लिए उपलब्ध रहेगा। अगर पहले दोनों में से कोई एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर, मेंटेनेंस या अपग्रेड के लिए शिपयार्ड में होगा तो यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी जगह लेगा। ब्रिटेन जिस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि HMS क्वीन एलिजाबेथ के डिजाइन को ऑफर कर रहा है उस पर अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 ऑपरेट करता है। हो सकता है कि भारत अगर इस डिजाइन को चुने तो वह F-35 को लेने के बारे में भी अमेरिका से बात करे। ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ अपनी पहली बड़ी समुद्री यात्रा पर इंडियन ओशन में ही आ रहा है। भारत के पास इस समय सिर्फ एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो रशियन ओरिजिन का है, जिसका नाम विक्रमादित्य है। वह अगले 2 वर्षों में एक और स्वदेशी तौर पर तैयार एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हो जाएगा। पहले भी भारत ने ब्रिटेन में बने INS विक्रांत व INS विराट को ऑपरेट किया है। INS विराट को पहले ब्रिटिश नेम HMS हर्म्स मिला हुआ था। छठी बड़ी खबर में बात करते हैं ड्रोन्स की। भारत अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। एक से एक जबरदस्त सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन अब ड्रोन्स के ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है। भारत लगभग $400 मिलियन में इजराइल से 10 और हीरोन TP ड्रोन्स को ले रहा है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स को MQ-9 रीपर ड्रोन भी जल्दी ही अमेरिका से मिल जाएंगे। ये दोनों ही ड्रोन्स खास तौर पर अपनी मिसाइल्स को कैरी करने की क्षमताओं के कारण चुने गए हैं। MQ-9 रीपर एक बार में 1700 किलोग्राम के सेंसर्स, गाइडेड मिसाइल्स व एंटी टैंक मिसाइल्स को ले जा सकता है। इससे भारत की फौज बिना अपने पायलट्स की जिंदगी को दांव पर लगाए हुए ही दुश्मन की निगरानी के साथ साथ उनके एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत भी पा लेगी। इजराइल से लिए हुए 2 तरह के ड्रोन्स को भारत ऑपरेट करता है। इसमें हीरोन TP मिसाइल्स को फायर करके वापस आ जाता है, तो हेरोप ड्रोन खुद ही जाकर दुश्मन के हाई वैल्यू एसेट से टकरा जाता है और उसे नष्ट कर देता है। इसके अलावा भारत खुद के ड्रोन रुस्तम 2 पर भी काफी काम कर रहा है। अगली बड़ी खबर इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी के लिए एक और बुरी खबर आई है जब INS हंसा से उड़ान भरने के बाद नेवी के MiG-29K फाइटर जेट के इंजन में पक्षी के टकरा जाने से आग लग गई और MiG-29K दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर आ गिरा। इसमें मौजूद दोनों पायलट सही सलामत इजेक्ट करके पैराशूट की मदद से जमीन पर आ गए हैं। MiG-29K फिलहाल भारत के एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से ऑपरेट करते हैं। इस वर्ष लगभग 16 एयरक्राफ्ट पक्षियों के टकराने या अन्य कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और इतनी बड़ी संख्या लगभग एक स्क्वाड्रन को गंवाने के बराबर है। भारत पहले ही घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से जूझ रहा है। भारत का मौसम खेती के लिए बिल्कुल ठीक रहता है और खेत में गिरे अनाज के दानों को पाने के लिए काफी संख्या में पक्षी यहां आते हैं। भारत जल्दी ही राफेल फाइटर जेट भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन उन्हें भी पक्षियों से बचा पाना एक बड़ी समस्या रहने वाली है। अगली खबर में बात करते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की।
पिछले दिनों एक बात काफी जोर शोर से मीडिया में उठाई गई कि भारत इतने महंगे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 को खरीद ही क्यों रहा है, जबकि यह सिस्टम अभी तक किसी भी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुआ है और पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है। वहीं एक दूसरी खबर आई जो इससे बिल्कुल विपरीत है। अमेरिका और इजराइल अपने F-35 फाइटर जेट्स को एक्चुअल में S-400 के सामने जाने से पहले खूब तैयार कर रहे हैं। इजराइल में हो रही ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में अमेरिकन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को मॉडिफाई करके S-400 की डायमेंशंस दी गई हैं और इसे S-400 की तरह ही ऑपरेट करने के लिए कमांड दी गई है। इजराइल अमेरिका का एक खास दोस्त है, इसीलिए F-35 को सबसे पहले इजराइल को ही दिया गया था। इसी इलाके में टर्की द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिए जाने से अमेरिका व इजराइल दोनों चिंतित हैं और इसका सामना करने का तोड़ निकालने में लगे हुए हैं। भारत को भी 2020 में S-400 सिस्टम की पहली यूनिट मिल जाएगी। इसकी रेंज 380 किलोमीटर तक है और इस रेंज में आने वाले किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को इसकी हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइलें ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगली बड़ी खबर भारतीय तैयारियों से जुड़ी है। भारतीय फौज व एयरफोर्स मिलकर राजस्थान के बाड़मेर में एक संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें फौज अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को और ज्यादा सटीक व दमदार बनाने की कोशिश कर रही है। इस विशाल एक्सरसाइज को सिंधु सुदर्शन का नाम दिया गया है, जिसमें 40,000 से ज्यादा सैनिक, 700 से ज्यादा खास व्हीकल्स व 300 आर्टिलरी व हॉवित्जर सिस्टम को शामिल किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के भी कई फाइटर जेट्स व हेलीकॉप्टर इस एक्सरसाइज का हिस्सा बन रहे हैं। इस एक्सरसाइज में खास तौर पर टैंक्स व 155 mm की K9 वज्रा आर्टिलरी सिस्टम के द्वारा तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार करना, फाइटर जेट्स के द्वारा हवाई कवर देना, हेलीकॉप्टर्स द्वारा सपोर्ट देना शामिल है। इसमें यह परखा जा रहा है कि भारतीय सेना कितनी जल्दी से दुश्मन के एक बड़े इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सकती है। अंतिम खबर में बात करते हैं चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अपनी डिटेल्ड इंटरनल रिपोर्ट में विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर अंतिम समय में क्रैश हो जाने की असली वजह एक सॉफ्टवेयर ग्लिच को पाया है। सॉफ्टवेयर सिस्टम ने पूरे रास्ते अच्छे से काम किया, परंतु अंतिम समय में गड़बड़ी होने से विक्रम लैंडर सही जगह पर सुरक्षित तरीके से नहीं उतर पाया था। इससे पहले विक्रम लैंडर के थ्रस्ट मोटर्स में गड़बड़ी को वजह समझा जा रहा था। हालांकि एक थ्योरी यह भी निकल कर आ रही है कि जब यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था, ठीक उसी समय इसरो के कंप्यूटर्स पर एक साइबर अटैक को रिकॉर्ड किया गया था। बताया जा रहा है कि इसके कारण भी कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड प्रभावित हुई थी। हालांकि इसरो इस बात से इनकार कर रहा है कि इस साइबर अटैक की लैंडर के क्रैश होने में कोई भूमिका रही है। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।